लाल आतंक पर अंतिम प्रहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। नक्सलवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार और सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई का अब जमीन पर असर दिखने लगा है। कल तक आंख दिखाने वाले नक्सली सरकार से संघर्ष विराम की गुहार लगा रहे हैं, सरकार से बातचीत की टेबल पर आने की मांग कर रहे हैं। ये सब सरकार की नक्सलियों के खिलाफ 3 मोर्चे पर घेराबंदी की वजह से संभव हो सका है। सुरक्षा बल एक तरफ जहां नक्सलियों की मात में घुसकर प्रहार कर रहे हैं, तो वहीं सरकार की नक्सल नीतियां नक्सलियों को प्रभावित भी कर रही हैं। तो वहीं नक्सल क्षेत्रों में विकास के कामों में तेजी भी लाई जा रही है ताकि ग्रामीणों तक विकास पहुंच सके। इसी पर आज करेंगे बहस। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जिसके चलते नक्सली बैकफुट पर आते दिखाई दे रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सुकमा से ऐसी ही खबर आई है, जहां एक साथ 33 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के अफसरों के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। 22 नक्सलियों पर था कुल 40 लाख रुपए का इनाम घोषित। ये सभी नक्सली मार डिवीजन और नुआपाड़ा डिवीजन में सक्रिय रहे। नई जो आत्मसमर्पण नीति आई है 2025 की, उसके अनुसार नक्सली इलवत पंचायत योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो गांव है, ग्राम पंचायत है, उसमें जितने भी जन मिलिशिया है, आरपीसी है, जो नक्सलियों के गांव लेवल के संगठन है, वो सभी संगठन के सदस्य यदि सरेंडर करते हैं तो उनको उस गांव को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो इसमें उस गांव से ग्राम पंचायत यदि डिक्लेयर करते हैं कि हमारे गांव से सभी आरपीसी और जन मिलिशिया सरेंडर हो चुके हैं, तो उसके पश्चात गांव को 1 करोड़ के जो विकास काम है वो सैंक्शन किए जाएंगे राज्य शासन द्वारा। अगर नक्सलियों पर इनाम की बात करें तो एक नक्सली दंपति पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था, 2 नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था, 7 नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम था, कुछ नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था, एक पुरुष नक्सली पर 50,000 का इनाम घोषित था। कुल 22 नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें 13 पुरुष और 9 महिला नक्सली है। इनमें से 2 नक्सली 8-8 लाख रुपए के इनामी हैं, 2 नक्सली 5-5 लाख रुपए के, इसके अलावा 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और अन्य अलग अलग इनाम के रिवार्डी हैं। जिन 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, हम उनका समाज की मुख्य धारा में, राष्ट्र की मुख्य धारा में स्वागत करते हैं और हम आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास करते हैं कि ये लोग समाज के लिए अच्छा काम आगे से करेंगे। एक तरफ सुकमा में जहां हथियार छोड़कर 33 नक्सली मुख्य धारा में लौटे, तो दूसरी तरफ नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवानों की मुठभेड़ नक्सलियों की कंपनी नंबर 1 से हुई थी, लेकिन पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले। इस दौरान घटनास्थल से जवानों ने विस्फोटक सामग्री, 6 लाख रुपए कैश और अन्य सामान बरामद किए। दरअसल नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प का असर भी है, जिसमें उन्होंने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह देश को नक्सल मुक्त बनाने को लेकर कितने गंभीर हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो जब भी छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, अपने इस संकल्प को दोहरा रहे हैं। गुरुवार को नीमच में सीआरपीएफ के कार्यक्रम में पहुंचे अमित शाह ने फिर से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर हुंकार भरी और कहा कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये प्रण जो है वो आपके ही दम पर इस देश ने तय किया है। वहीं बीते दिनों बस्तर में भी अमित शाह ने नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील की और कहा था कि हथियार छोड़ने वालों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही नक्सल मुक्त गांव को विकास के लिए 1 करोड़ रुपए देने की बात कही। कितने भी काम किए हो, हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। मगर अब आप हथियार उठाकर पूरे बस्तर को बैन कर बांध में लेकर आदिवासी भाइयों बहनों का विकास नहीं रोक सकते। जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा, वो गांव को
नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर नई नीति बनाई है कि हथियार के साथ सरेंडर करने वालों को इनाम दिया जाएगा, जिसके तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिलेगी सहायता राशि। प्रत्येक नक्सली को मिलेगी 50-50 हजार की प्रोत्साहन राशि। पुनर्वास योजना के तहत ये अन्य सुविधाएं मिलेंगी। हथियार के साथ सरेंडर करने पर इनाम मिलेगा। MLG के साथ सरेंडर करने वाले नक्सली को 5 लाख, AK-47, त्रिची असॉल्ट राइफल पर 4 लाख रुपए, मोर्टार के साथ आत्मसमर्पण करने पर 2.5 लाख रुपए, SLR इंसास राइफल पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। X-95 असॉल्ट राइफल, MP9 टैक्टिकल पर 1.5 लाख रुपए, 303 राइफल के साथ सरेंडर करने पर 1 लाख रुपए, एक्स कैलिबर के साथ आत्मसमर्पण करने पर 75,000 रुपए, UBGL अटैचमेंट पर 40,000 रुपए, छोटे हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने पर भी राशि दी जाएगी। सरकार की चेतावनी और नई नक्सलवादी नीति का जमीन पर असर दिख रहा है। एक तरफ नक्सली शासन की नीतियों से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौट रहे, वहीं दूसरी तरफ हथियार उठाने वालों को अंजाम सबके सामने है। वहीं सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से नक्सलियों की कमर भी टूट चुकी है। ऐसे में उनका हथियार छोड़ना ही उनके जीवन के लिए फायदेमंद साबित होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो केंद्र और राज्य सरकार लाल आतंक की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम लगातार कर रही है और इसका नतीजा ये है कि सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण भी बल्क में एक साथ सामूहिक तौर से कर रहे हैं। चर्चा पाते हैं भार्गव में नक्सल एक्सपर्ट है हमारे साथ। गोपाल सामंत है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। रवि गोलानी है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन शुरुआत रवि गोलानी साहब आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब तो नक्सली एकदम सामूहिक तौर पर सरेंडर कर रहे हैं। प्रोत्साहन राशि सर 50,000 रुपए दी जा रही है। हथियार के सरेंडर करेंगे कि 47 के साथ तो 4 लाख रुपए, BGL के साथ सरेंडर कर देंगे तो भी लाखों रुपए मिल रहे हैं। अगर नक्सली बताते हैं कहीं छुपे हुए हथियार, पैसे, नक्सली सामग्री तो पैसे मिल रहे हैं। सर रवि गोलानी जी, अब तो पैसा मिल रहा है नक्सलियों को, तो क्यों नहीं सरेंडर करेंगे? देखिए सोनी जी, जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उसके लिए हमारी आर्मी को, CRPF को, बटालियन को, हमारे जवानों को मैं बधाई देता हूं। और उनकी इस नीतियों के चलते ही, उनके ऑपरेशंस के चलते ही ये चीजें हो पा रही है। देखिए, अगर हमारे प्रदेश में और अगर हमारे देश में नक्सलवाद खत्म होता है तो इससे खुशी की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अगर भय मुक्त वातावरण में हमारे अंचल क्षेत्र में रह रहे लोग वहां पर फलेंगे, फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनकी खेती एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिलेगा, तो इसमें स्वागत योग्य बातें हैं। लेकिन मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं, जिसमें मैं चाहूंगा कि वर्तमान सरकार उसको क्लियर करे कि उसका स्टैंड क्या है। एक तरफ नक्सली कहते हैं कि वो वार्तालाप करना चाहते हैं, उनकी चिट्ठी आती है, शांति समझौता करना चाहते हैं, जिस पर सरकार का अभी तक के कोई ऐसा ठोस स्टैंड निकल के नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ ये बातें देखने को मिलती हैं कि कुछ नक्सली आकर के सरेंडर कर रहे हैं। तो हमारे जवान, हमारे देश की CRPF तो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है, लेकिन बिल्कुल सर, सरकार का स्टैंड क्या है? सर, क्रेडिट जाना चाहिए आर्म फोर्सेस को, CRPF को, जितने भी वहां सुरक्षा बलों की टुकड़ियां हैं उनको सबको क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी गोपाल सामंत तो कहते हैं साहब कि नीतियां तो सरकार बना रही है ना, ये नीतियां भूपेश बघेल की सरकार में तो नहीं थी। गोपाल सामंत तो आर्मी को क्रेडिट जाना चाहिए लेकिन सरकार को नहीं। गोपाल सामंत छत्तीसगढ़ को, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। अगर नक्सलिज्म खत्म होगा तो नक्सलिज्म खत्म होने का लाभ जो है किसी एक पार्टी को विशेष को नहीं मिलने वाला, किसी एक व्यक्ति विशेष को भी नहीं मिलने वाला। पूर्ण राज्य को, पूर्ण देश को, संपूर्ण नागरिकों को इसका लाभ मिलने वाला है। और आप किसी एक श्रेय का होड़ भी नहीं है यहाँ पे कि किसको श्रेय जाना चाहिए, किसको श्रेय लेना है। ये स्पष्ट है कि अगर पुनर्वास नीति बनी है तो आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में और विजय शर्मा जी के नेतृत्व में बनी। अगर आज आपका गृह मंत्री देश का और प्रदेश का, दोनों गृह मंत्री अगर बस्तर में कैंप कर रहे हैं, 3-3 दिन, 4-4 दिन का कैंप हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो भी फील्ड पे आपको काम करते नजर आ रहे हैं। आप बताइए, इससे पहले छत्तीसगढ़ में जो भी सरकार रही, इनकी कांग्रेस की जो सरकार रही, उनके गृह मंत्री कभी कांकेर के ऊपर नहीं गए। 2020 में उन्होंने लास्ट विजिट किया और उनका विजिट था कांकेर। अब उसी जगह पे एक गृह मंत्री जब से अपना मंत्रालय संभालते, हर हफ्ते में एक दिन बस्तर में बिता रहे हैं। हर
उस कोने में जा रहे हैं बस्तर के, जिस कोने में लोग जाने से डरते थे। आपको आश्चर्यजनक बात बताता हूं, ये झीरम घाटी का रोना रोते हैं कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, हर नेता। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, झीरम घाटी में ना तो भूपेश बघेल कभी गए, ना उनके तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कभी गए। दिन के रोशनी में भी जाने से वो डरते थे। मैं आपको बताता हूं, हमारे आदरणीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी इतनी तत्परता और इतनी हिम्मत से काम कर रहे हैं और इस मोर्चे से काम कर रहे हैं कि रात के भी वो झीरम घाटी में सफर करते हैं। और ये इतना साहस अगर हमारा, इतना अदम्य साहस अगर हमारा गृह मंत्री दिखा रहे हैं, तो उसके उनके साहस का प्रतिरूप आपको एक एक सैनिक के अंदर देखने को मिलता है। और आज ये सफलता जो है, ये सामूहिक सफलता है, चाहे वो गृह मंत्री जी का हो, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी का हो, चाहे वो सेना के एक सैनिक का हो, ये सामूहिक सफलता है। लेकिन एक बात अभी कही थी, बांट के नहीं देखना चाहिए। बात अभी कही थी रवि गोलानी जी ने, विषय एक बार क्लियर कर देता हूं। रवि गोलानी जी ने सवाल पूछा था कि जब नक्सलियों ने सरकार से बातचीत की पेशकश की थी तो सरकार ने कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं दी, लेकिन विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के सर, उन्होंने कहा था कि नक्सली अपने ही हैं, उनको मारने में भी हमें दर्द होता है, हम नहीं चाहते कि किसी की भी जान जाए, लेकिन कई बार उग्रवाद जब फैलता है तो इस तरह के कदम उठाना मजबूरी बन जाता है। खैर, आर.के. भार्गव सर, पुनर्वास नीति नई लॉन्च की है शायद सरकार ने, इस पुनर्वास नीति को किस तरह से देखते हैं सर, और क्या इससे नक्सलवाद के खात्मे में आगे और कामयाबी मिलती नजर आएगी? क्योंकि नक्सली तो इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं और लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उन्हें रोजगार मिल रहा है, उन्हें पुनर्वास नीति के तहत पैसा मिल रहा है 50,000 रुपए, हथियार के साथ सरेंडर करते हैं तो उस पर भी लाखों रुपए मिल रहा है, तो क्यों सरेंडर नहीं करेंगे? देखिए, नक्सलवाद हो या कोई भी इस तरह के जो इंसर्जेंट ग्रुप होते हैं या और भी जो सरकार के खिलाफ काम करने वाले होते हैं, उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हार्डकोर हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, और एक वो जो तटस्थ बैठे हुए हैं या जिन्हें हम फेंस सिटर कहते हैं। अब जो हार्डकोर वाले हैं उनके लिए शायद इन चीजों का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सरेंडर करें या ना करें उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। वो या तो पूरी जिंदगी जेल में बंद रहेंगे या अपने अपराधों के लिए उनको सजा मिल जाएगी। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो उस वापस मेन स्ट्रीम में लौट करके आना चाहते हैं ताकि वो इस तरह की जिंदगी से उनको छुटकारा मिल सके। देखिए, ये कोई आसान नहीं होता है कि एज ए नक्सल या एज ए इंसर्जेंट जंगलों में घूमते रहना, भागते रहना, भूखे प्यासे, रात को सोते समय डर लगता है, उनके पीछे सुरक्षा बल पुलिस उनके पीछे लगी होती है। गांव के अंदर भी बहुत से वो आदमी होते हैं जो इन्फॉर्मर होते हैं, उनसे भी उन्हें डर लगा रहता है कि पता नहीं कब उनकी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिल जाए और उन्हें मार दिया जाए। तो वो भी चाहते हैं कि इस तरह की जिंदगी से, इस तरह के टेंशन से उनको छुटकारा मिले, तो वो वापस आना चाहते हैं। लेकिन अगर सरकार की तरफ से उनको समुचित प्रोत्साहन नहीं है तो वो भी वापस नहीं आते। लेकिन आज जो भी उनको समर्पण करने पर जो उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, वो उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहा है, उनको दावत दे रहा है कि भाई अगर आप ये अपना रास्ता छोड़ देंगे तो आपको हम वापस मेन स्ट्रीम में लाएंगे, आपको हम बसाएंगे, आपको हम नौकरी देंगे, आपके बच्चों को या आपके परिवार को हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो बड़ी ठीक बात है कि वो क्यों नहीं इस हालत में या इन प्रोत्साहन को लेकर के और वापस आने की कोशिश करें या वापस आएं। कांग्रेस का दर्द सर ये है, कांग्रेस का दर्द सर ये है भार्गव सर कि हमारी सरकार में तो इतने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कभी नहीं किया, बीजेपी की सरकार में कैसे कर ले रहे हैं भाई? देखिए, अगर उनको समय से प्रोत्साहन दिया जाए तो आएंगे, अगर उनको सही प्रोत्साहन ना दिया जाए या जो प्रोत्साहन दिया जाए उसके ऊपर अगर नक्सलों को विश्वास ना हो तो वापस नहीं आएंगे। उसके लिए फिर यही रास्ता है कि वो जंगल में घूमेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेज उनके पीछे भागती रही। दूसरी चीज एक और भी है कि वो सरेंडर कब करेंगे, जब उनको प्रोत्साहन हो और दूसरी तरफ उनको डर भी हो कि अगर हमने सरेंडर नहीं किया तो हमारा हाथ से बुरा हो सकता है। आज की तारीख में दोनों ही चीजें हैं, उनको प्रोत्साहन भी है इस बात का कि वो सरेंडर करें, उनको मेन स्ट्रीम में वापस ले लिया जाएगा, और अगर सरेंडर नहीं करेंगे और मैं तो कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को अपना भविष्य जिस क्षेत्र में सुरक्षित दिखेगा वो उस क्षेत्र में जाएगा। नक्सलियों को अपना भविष्य पुनर्वास नीति के तहत सुरक्षित दिख रहा है,
वो सुरक्षित क्षेत्र में जा रहे हैं, उन्हें पता है कि साहब मुख्य धारा में लौटेंगे, जंगलों में नहीं रहना पड़ेगा, इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, कोई नौकरी मिलेगी, काम करेंगे, 4 पैसा भी मिलेगा, 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी, हथियार के साथ सरेंडर करें तो लाखों रुपए मिलेंगे। लेकिन रवि गोलानी साहब जो बात कही जा रही है कि देखिए अब तो बीजेपी सरकार में नक्सल क्षेत्र जो हैं वहां पर विकास भी हो रहा है। उदाहरण के तौर पर हाल ही का एग्जांपल ले लेते हैं बस्तर का। बस्तर ओलंपिक जैसा आयोजन करा दिया सर, खुद मुख्य गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे थे, मुख्यमंत्री लगातार कार्यक्रम में जाते रहे। देखिए सोनी जी, ये किस तरह का विकास है, भी है और दूसरी तरफ डर भी है, दोनों ही चीजों का साथ साथ होना जरूरी है। मुझसे पूछ रहे हैं कि रवि गोलानी जी देगा जी भार्गव साहब आऊंगा आपके पास। रवि गोलानी जी वो आसानी से आए ताकि जिंदगी उनकी। हाँ जी देखिए सोनी जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है कि ये विकास कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। 2018 में जब हमें सरकार मिली तब 5 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित थे, यानी उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, और ये उसमें 90% से ज्यादा बच्चे जो थे वो बस्तर और आदिवासी क्षेत्र के थे। तो ये किस तरह का विकास था? उस मूलभूत चीज को ठीक करने का काम हमने किया। वहां पे जो महिलाएं रह रही थी उनमें खून की कमियां थी, जो प्रॉपर तरीके से बच्चों को कुपोषण प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन नहीं दे पा रही थी, खुद की हेल्थ को ठीक नहीं रख पा रहे थे। वहां के जो आदिवासी भाई बहन थे उनको प्रॉपर उनकी खेती की उपज की कीमत नहीं मिल पा रही थी। उन सबको ठीक करने का काम हमने किया। जब उनको सारी चीजें मिलनी शुरू हुई, बंद स्कूल पड़े हुए चालू हो गए, नक्सल गतिविधियां कम हो गई, तो आज वो सारे नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। आज जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं तो वहां पर ओलंपिक्स भी हो रहे हैं। ये तभी हो पाया है जब वातावरण कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में बनाया। अगर बच्चे कुपोषण से बाहर नहीं आ पाएंगे तो मुझे आप ये बताइए ना, ओलंपिक खेलेंगे कैसे? अगर महिलाएं वहां पे उनकी खून की कमियां रहेंगी तो वो अपने बच्चों को कैसे बोलेंगे कि जाओ और तुम आगे जाकर के ओलंपिक्स में खेल पाओ? एजुकेशन सिस्टम त्रस्त हो गया था, स्कूल बंद पड़ गए थे। जब मूलभूत शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो आप मुझे ये बताइए ओलंपिक्स होगा कैसे, चलेगा कैसे? तो बेसिक चीजों को काम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। गोपाल सामंत सर, 5 साल पहले बच्चे कुपोषित थे, सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने माहौल अनुकूल किया, कुपोषित से सुपोषित हो गए, ओलंपिक खेल रहे हैं सर। पूरा माहौल तो कांग्रेस ने बनाया था ना सर। मैं इसमें हंसने के अलावा कोई दूसरी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो 60-65 साल इस देश में राज करती है और बस्तर में लोगों को पसिया पीकर सोना पड़ता था। यह आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी जिन्होंने चावल का अधिकार दिया, जिन्होंने चने का अधिकार दिया, जिन्होंने नमक का अधिकार दिया, और ये हमको आईना दिखा रहे हैं कि हमने 5 साल में क्या काम किया। अरे मैं तो आपको खुले तौर पे चैलेंज करता हूं, क्या भूपेश बघेल के सरकार में कोई पुनर्वास नीति निर्धारण हुआ था या नहीं हुआ था? इसका आप उत्तर दीजिएगा। आपका गृह मंत्री ने पूरे बस्तर में कांकेर के आगे किसी एक जगह में कैंप किया हो 5 साल में, तो उसका उत्तर दीजिएगा। आपकी पूरी सरकार जिस झीरम के नाम पर हर जगह रोना रोते हैं, कभी झीरम में जाके एक रात बिताए हो तो उसका उत्तर दीजिएगा। आपकी पूरी सरकार ने अगर बस्तर में युवाओं के लिए कोई पृथक योजना लाई हो, जैसी हमारी सरकार ने सर, आप बार-बार कांग्रेस सरकार कर रहे हैं। रमन सिंह ने भी तो सरकार चलाई थी और काफी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। 5 साल तो छत्तीसगढ़ का जब से बना है, मुझे लगता है 5 साल ही सरकार रही है कांग्रेस की। उसके पहले तो भाजपा की सरकार थी, अन्य सरकारें थी, लेकिन बीजेपी की सरकार की पिछली सरकारों में ऐसा नहीं हुआ जो अब 5 साल की या पिछले 1.5 साल की विष्णुदेव साय सरकार में हुआ है। नहीं शिवम जी, इसमें थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। जब हमें 2003 में छत्तीसगढ़ प्रदेश की बागडोर मिली, तब बस्तर के साथ साथ सरगुजा में भी नक्सलिज्म हुआ करता था। ये हमारे आर.के. भार्गव जी उसका तस्दीक कर सकते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि 5 साल में क्या कर लेती है कांग्रेस? मैं आपको बता रहा हूं ना। हमारी जो पहली सरकार हुई उसमें सरगुजा कवर्धा से कंप्लीट रूप से नक्सलिज्म को सफाया किया गया। अब हमारी दूसरी सरकार बनी है, हम इसमें आश्वस्त कर रहे हैं, डेट बता रहे हैं कि हम 31 जनवरी 2026 तक हम नक्सलिज्म खत्म कर देंगे। लेकिन आर.के. भार्गव सर, जरा एक बार मैं नक्सलवाद को आपसे समझना चाहूंगा
1967 में नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल का एक जगह है जहां से दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी से नक्सलवाद का उदय हुआ था, लेकिन उसका मकसद था सर जल जंगल और जमीन के लिए लड़ने का। उसका मकसद था, भूमिहीन किसान लड़ते थे जमींदारों से, बाहुबली जमींदारों से। लेकिन सर 1967 से लेकर 2024-2025 तक नक्सलवाद को आप किस तरह से देखते हैं, और ये नक्सलवाद उग्रवाद में सर कैसे तब्दील हो गया? ये तो अपने अधिकार की लड़ाई के लिए था ना सर। देखिए, जब नक्सलवाद शुरू हुआ था ना, तो उसकी जो बेसिक, मतलब मैं आपको बड़े लेमैन और बड़े मोटे उसमें बता रहा हूँ। उस समय वहां पर जो शुरुआत थी वो थी बेसिकली जमीन के ऊपर, जमीन के अधिकार के ऊपर, कि साहब जमीन उसकी होनी चाहिए जो उसके ऊपर काश्त कर रहा है। बड़े बड़े जमींदार थे, उनके खिलाफ में ये मूवमेंट शुरू हुआ। उस मूवमेंट के चलते चलते जब वो बाकी के इलाके में फैला, खास तौर से उड़ीसा के इलाके में, बस्तर के इलाके में, तो इसकी शक्ल थोड़ी सी बदल गई। और यहाँ आकर के उन्होंने जमीन के ऊपर नहीं, क्योंकि जमीन तो उनकी थी, आदिवासी लोग थे, जमीन तो उनकी थी, लेकिन वहां पर उनका जो दोहन हो रहा था, वहां पर जो जमीनों से जो खनिज निकल रहे थे, जो जंगलों से उनको उपज मिल रही थी, उसके ऊपर उनको अधिकार नहीं था, बल्कि आदिवासियों का एक तरह से दोहन हो रहा था, इकोनॉमिक वे से उनका दोहन हो रहा था, इसलिए ये भी नक्सल में शामिल हो गए। अब रहा सवाल कि ये टेररिज्म कैसे हुआ, तो देखिए, टेररिज्म की भाषा में और नक्सल की भाषा में बहुत फर्क है। इस फर्क को जो जानते हैं वो मानते हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नक्सल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सरकार के खिलाफ काम कर रही है। जो टेररिज्म होता है वो सरकार के खिलाफ तो होता है, लेकिन उसका मेन टारगेट आम पब्लिक होती है, जिसको टेरराइज करके वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं। यहाँ पर उससे थोड़ा सा अंतर है कि वो जो आम पब्लिक है उनके यहाँ की, उसको उस तरह से टेरराइज नहीं कर रहे जहाँ निर्दोष को मार रहे हैं। ठीक है, वो इन्फॉर्मर को मारते हैं, बहुत बुरी तरह से मारते हैं, बहुत क्रूरल्टी से मारते हैं, लेकिन वो टेररिज्म की भाषा में नहीं। सर एक और सवाल सर, आपका तोता बहुत आवाज कर रहा है। मार्च 2026 तक का जो टारगेट है वो उसके पहुंचने तक कितने करीब आपको सरकार लग रही है? देखिए, जिस तरह से अभी सरकार प्रोग्रेस कर रही है, जिस तरह से उसने नीतियां बनाई हैं, और जिस तरह से अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी नक्सल के पीछे लगी हुई हैं, तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें मिल करके शायद अगर जो टारगेट रखा उस समय तक नहीं हो, तो उससे कुछ बाद तक ये संभव है, और क्वाइट संभव है, क्योंकि जब तक आप कोई टारगेट अपने लिए फिक्स नहीं करेंगे तो आप किस चीज को लेकर के आगे ऑपरेशन करेंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये जो नक्सलिज्म है या इस तरह की कोई भी चीज होती है, ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई कट ऑफ पॉइंट होता है कि बिजली का स्विच ऑफ किया तो खत्म हो गया एकदम से, और जब तक वो स्विच ऑफ नहीं है तब तक चल रहा है। भाई देखिए, इसमें पहले भी मैं बताया था, ये जनरेशन से चला है। देखिए 66 से कितनी जनरेशन आई है, कितने बच्चे आए हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, हैं जिनके माइंड को, लेकिन गोपाल सामंत तो सर नक्सलवाद खत्म हो रहा है, अच्छी बात है, पुनर्वास नीति सरकार की रंग ला रही है, लगातार आत्मसमर्पण नक्सली कर रहे हैं, मुठभेड़ में मारे भी जा रहे हैं, लेकिन एक जो डर है वो अभी भी नक्सल ग्रस्त जो इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, बस्तर, दुर्ग, वहां पर अभी भी पनपा हुआ है। वो ये है कि नक्सली कभी भी किसी की भी उठा के हत्या कर देते हैं, पर्चा छोड़ देते हैं, किसी भी व्यक्ति को, किसी आम व्यक्ति को मुखबिर बताकर पुलिस का मार दिया जाता है। 2026 का टारगेट तो सर आपने दे दिया, लेकिन कई क्षेत्र, कई गांव अभी ऐसे हैं जिनमें नक्सलवाद का खौफ अभी भी है। निश्चित रूप से आपके मैं दोनों सवालों का जवाब दे देता हूं। आपने एक पूर्ववत सवाल पूछा था कि नक्सलियों से बातचीत कैसे होगी, कैसे रास्ते तय होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी ने हर मंच पर, हर मौके पर यह कहा है कि अगर नक्सली वीडियो कॉल पे भी बात करना चाहते हैं तो मैं 24/7 365 डेज अवेलेबल हूं, और किसी भी माध्यम से मैं उनसे बातचीत करने को तैयार हूं। दूसरी बात, आपने एकदम सही पॉइंट उठाया कि आज भी लोगों के बीच में नक्सलिज्म को लेकर डर है, लेकिन ये एक परसेप्शन होता है। इस परसेप्शन को तोड़ा कैसे जाता है मैं आपको बताता हूं। आज सरकार की बैठकें, आज पूरी की पूरी सरकार की बैठकें बस्तर में किए जा रहे हैं। आज सरकार टूरिज्म को बस्तर में लाने जा रही है, और बस्तर में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम पे काम कर रही है। लोगों को बस्तर घुमाने लेके जा रही है, लोगों को बस्तर में व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने के लिए अलग से सब्सिडी दे रही है। ये सारे काम
बस्तर और जो भी नक्सलाइट इफेक्टेड क्षेत्र हैं उसमें सरकार कर रही है। मतलब सरकार का अगर आप काम देखें आज के डेट में चौतरफा काम कर रही है, चाहे वो पुनर्वास नीति हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे वो नियत नीलानार हो, चाहे वो घर घर में रेडियो सेट क्यों ना पहुंचाना हो, यह हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार कार्य करते नजर आ रही है। तभी उसका रिजल्ट आपको हर जगह देखने मिलता है। आज 600 से ज्यादा नक्सली और नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 450 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 250 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। यह बहुत बड़ी सफलता है। इस सफलता के लिए निश्चित रूप से देश की सेना, प्रदेश की पुलिस और प्रदेश का लीडरशिप स्वागत योग्य कार्य कर रही है। इसमें उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, निश्चित प्रशंसा सरकार को होनी तो चाहिए। क्रेडिट दे ही नहीं रहे ना रवि गोलानी जी, सरकार की पॉलिसीज को तो क्रेडिट नहीं दे रहे। रवि जी, देखिए ये कांग्रेस की सोच है। रवि जी, देखिए कांग्रेस की सोच पे हम देखिए कमेंट नहीं करना। मेरी बात को सुनिए आप सोनी जी। ये कह रहे हैं बस्तर का विकास, नगर नार प्लांट बनता है उसको बेचने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, ये है विकास। आदिवासी जमीन भाइयों की जमीनों को छीन लेती है और उसमें किसी भी प्रकार का नया उद्योग नहीं लगता है, उसको वापस करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसमें अभी वो लोग खेती कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन विकास करने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। ये कह रहे थे कि अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, भूपेश बघेल जी हो या बाकी हमारे अन्य मंत्री हो, वो बस्तर नहीं गए। मैं हैरान हूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता टीवी में बैठ करके कुछ भी बात कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं गए या वो नहीं गए। आप भी फैक्ट्स देख लीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी कब गए थे। आप दिखा लीजिए 2020 में गए, 2022 में गए, 2023 में गए, हर बार वो गए। जो झीरम घाटी का कांड आपने बताया कि झीरम के समय में हमारे शीर्ष नेतृत्व को वो नक्सलियों की भेंट चढ़ गए थे, उसकी स्मारिका, उसका स्टैच्यू हमने इनॉग्रेट किया। गोपाल सामंतो, देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, वो प्रदेश का हो या राष्ट्रीय स्तर का हो, वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन हमारी सेना वो सशक्त है, वो काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है। मैं पुलिस को और सेना को बधाई दूं। गोपाल सामंतो, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नक्सलवाद का खात्मा लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहा है और सरकार की जो पुनर्वास नीति है वो भी रंग ला रही है। और आज 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें लाखों के नक्सली शामिल हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।